हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लास्ट क्लास के अंदर ऊंट की नस्लों के बारे में पढ़ रहे थे और ऊंट की नस्लों के बारे में पिछली ही कक्षा में पढ़ लिया था हमने। आ जाता है ऊंट का प्रबंधन। हमारे इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ऊंट के प्रबंधन है, इसके अंदर अपन आहार, आवास और तथा प्रजनन संबंधी जो प्रबंधन है वो इस कक्षा के अंदर अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है आहार का प्रबंधन। आहार का प्रबंधन या भोजन का प्रबंधन। सबसे पहले बात करें कि ऊंटों को कितनी मात्रा के अंदर ही भोजन दिया जाना चाहिए। ऊंटों को जो दिया जाने वाला भोजन है उसके बाहर का जो ऊंटों में का जो टोटल वजन है उसका 1.5 से 2% भोजन ही ऊंटों को दिया जाना चाहिए। साथ ही ऊंट को प्रत्येक एक ऊंट को प्रतिदिन 30 से 80 ग्राम नमक दिया जाना चाहिए। ये 30 से 80 ग्राम जो नमक है वो प्रतिदिन एक ही ऊंट को दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, अगर गर्भवती मादा ऊंट है जिसको सांडनी बोलते हैं, गर्भवती मादा ऊंट जिसको क्या कहते हैं, सांडनी कहा जाता है, तथा दूध देने वाले ऊंट व बोझा ढोने वाले गर्भवती मादा दूध देने वाले तथा बोझा ढोने वाले जो ऊंट हैं इनको 25% अधिक मात्रा के अंदर पोषक तत्व उपलब्ध कराने चाहिए या इनके भोजन के अंदर इनको दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट है कि ऊंट के संतुलित आहार को तैयार करने के लिए मिश्रण किस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए, या ऊंट का जो संतुलित भोजन है उसका मिश्रण तैयार कैसे करना चाहिए। संतुलित आहार बनाने के अलग अलग प्रकार के जो भोजन है उनको मिलाकर के संतुलित आहार बनाया जा सकता है। जैसे नंबर 1 है भूसा और फलीदार चारा। भूसा और फलीदार जो चारा है इसकी मात्रा इन दोनों को 1:1 के रेशियो में या 1:1 में लेना चाहिए। इन दोनों की मात्रा बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अगर इसकी मात्रा 50 kg है तो इसकी भी मात्रा 50 kg लेंगे और दोनों का मिश्रण तैयार करेंगे। इस प्रकार से संतुलित आहार बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरा है वो है भूसा और मोठ। भूसा और मोठ या ग्वार फल गट्टी। इन दोनों को 65:35 के अंदर लिया जाना चाहिए। 65:35 के अंदर, या इसको 13:7 भी लिख सकते हैं। यानी कि 65 kg क्या होना चाहिए, भूसा, जबकि 35 kg इसके अंदर अपन मोठ या ग्वार की जो फलगट्टी है उनको मिला सकते हैं और इन दोनों को मिला करके मिश्रण या संतुलित आहार को तैयार किया जा सकता है। अगर बात करें ऊंटों के भोजन को, तो ऊंट है इनको भोजन के रूप में मुख्यतः सूखा चारा ही पसंद आता है। ज्यादातर ये सूखा चारा खाना ही पसंद करते हैं, लेकिन इनके भोजन के अंदर 25% हरा चारा सम्मिलित
कर सकते हैं। मुख्यतः तो ये सूखा चारा ही खाना पसंद करते हैं, लेकिन जरूरत के हिसाब से या मौसम के हिसाब से 25% हरा चारा इनके भोजन के अंदर सम्मिलित किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है कि कौन सी ऋतु के अंदर या किस किस ऋतु के अंदर ऊंटों के लिए भोजन उपलब्ध हो सकता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे वर्षा ऋतु के अंदर। वर्षा ऋतु की बात करें तो वर्षा ऋतु सामान्यतः जून जुलाई माह में ही प्रारंभ होती है। तो जुलाई माह के अंदर जब पहली बारिश होती है तो कुछ घासें उग जाती हैं, जैसे ब्रूट, अंजन, सेवन, बेकरियां, गोखरू, गंठिल, लापला, ये घासें उग जाती हैं। जैसे ही जुलाई माह के अंदर बारिश स्टार्ट होती है जून जुलाई में, तो उस समय ब्रूट, अंजन, सेवन, बेकरिया, गोखरू, गंठिल, लापला आदि घासें उग जाती हैं। लेकिन जुलाई माह के अंदर तो ये प्रारंभ में उगना ही स्टार्ट करते हैं, काफी छोटी मात्रा में होती है। इनकी जो लंबाई है वो काफी कम होती है। तो छोटी होने के कारण इन्हें चारे के रूप में उपलब्ध ये नहीं हो पाती हैं, यानी इनकी मात्रा काफी कम होती है। या इनके द्वारा इन घासों का सेवन ऊंट है तो चारे के रूप में नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इनकी हाइट काफी छोटी होती है। लेकिन अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर माह के अंदर इनकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। तो ये जो घासें हैं चारागाह के अंदर परिवर्तित हो जाती हैं। जहां पर ये घासें उगी होती हैं वो स्थान चारागाह के अंदर परिवर्तित हो जाता है और इनको आसानी से ऊंट भोजन के रूप में उपयोग ले पाता है। या ऐसे कह सकते हैं ये जो घास है वो ऊंट के लिए भोजन के रूप में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। नेक्स्ट बात करें तो इसी समय जब बरसात का समय होता है उस समय खेतों के अंदर ग्वार, बाजरा, मोठ ये भी उपलब्ध हो जाते हैं। और इसके अलावा इन्हीं दिनों के अंदर बोरडी का पाला, खेजड़ी की लूंग, फोग चारा, बोरडी का पाला, खेजड़ी की लूंग व फोग चारा है, इसको एकत्रित किया जा सकता है। तथा वर्षा ऋतु के अंदर चने का जो भूसा है ये भी विशेष रूप से बाजारों के अंदर उपलब्ध हो जाता है। तो ये तो थी वर्षा ऋतु के बात ऊंटों के लिए कौन कौन से चारे उपलब्ध हो पाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे शीत ऋतु की। शीत ऋतु की तो बात करें तो सर्दियों के अंदर मुख्यतः पाला, जो बोरडी का पाला था, मोठ, पाला तथा मोठ चारा, गवार फलगट्टी आदि सूखे चारे के रूप में उपलब्ध होते हैं। बोरडी का पाला, मोठ का चारा, ग्वार, फलगट्टी है, ये सूखे चारे के रूप में
उपलब्ध होते हैं। तथा हरे चारे की बात करें तो हरे चारे के रूप में उस समय सिंचाई द्वारा जो खेती की जाती है उसमें सरसों, रिजकर, जई, मेथी, बरसिम ये जो हैं ये सिंचाई के रूप में उपलब्ध हो पाती हैं, जो हरे चारे के रूप में होती है। सूखा चारा, पाला, मोट चारा तथा ग्वार। अगर सिंचाई के द्वारा उपलब्ध जो हरा चारा है सरसों, रिजकर, जई, मेथी तथा बरसिम होते हैं। नेक्स्ट आते हैं ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के अंदर मुख्यतः सूखा चारा ही उपलब्ध हो पाता है। ये मार्च अप्रैल के अंदर स्टार्ट हो जाती है। तो मार्च अप्रैल की बात करें तो मार्च अप्रैल में पुष्प रंजित फोग, बावली केर आदि ये वनस्पति के रूप में ऊंटों के भोजन के रूप में उपलब्ध होते हैं। जबकि मई माह में खेजड़ी, जाल तथा नीम आदि चारे के प्रमुख स्रोत होते हैं। इसके अलावा इस समय सिंचित दशा की बात करें या सिंचाई के द्वारा जो उगाए जाने वाले चारे होते हैं उसमें एमपी चरी, बाजरा, चौला आदि सिंचाई के द्वारा उगाए जाते हैं तथा ये चारे के रूप में उपलब्ध होते हैं। अब ये तो था ऊंटों का आहार का प्रबंधन। सेकंड आते हैं ऊंट की प्रजनन व्यवस्था। ये सबसे पहले अपने आहार का प्रबंधन या आहार की व्यवस्था देखी। सेकंड है प्रजनन व्यवस्था। नंबर 2 प्रजनन व्यवस्था। ऊंटों के प्रजनन की बात करें, जो मादा ऊंट है उसको मुख्यतः सांडिनी कहा जाता है। ये 3 से 4 वर्ष की आयु के अंदर 3 से 4 वर्ष की आयु के अंदर ये जो मादा ऊंट है ये गर्भ धारण करने के लिए सक्षम हो जाती है। गर्भ धारण करने के लिए सक्षम हो जाती है, ऐसे कह सकते हैं। 3 से 4 वर्ष की आयु की जो मादा ऊंट या सांडिनी है ये प्रजनन के लिए तैयार हो जाती है तथा इसका संभोग है वो 5 से 6 वर्ष की जो आयु का जो ऊंट है उससे इसका संभोग करवाया जाता है या इसके साथ इसका प्रजनन के लिए उपयोग में लिया जाता है। 5 से 6 वर्ष की आयु का। अगर बात करें इनका जो गर्भ धारण करने का जो समय है या जो गर्भ काल है, जो सांडनी है वो गर्म होने का जो समय है वो सर्दियों के अंदर गर्म होती है। सांडनी है वो सर्दियों के समय हिट के अंदर आती है, सर्दियों में गर्म होती है। ये जो प्रजनन का समय है वो मुख्यतः सर्दियां ही होती है तथा इसी समय ही ये गर्भ धारण करती हैं। सर्दियों के अंदर ही गर्भ धारण करती हैं। 3 से 4 वर्ष की आयु के अंदर ये गर्भ धारण करने के लिए तैयार हो जाती है तथा इसका जो संभोग है वो 5 से 6 वर्ष की आयु के ऊंट के साथ करवाया जाता है। लेकिन इनका जो हिट का समय है वो सर्दियां होती हैं तथा सर्दियों के अंदर ही ये गर्भ धारण करती हैं। इनका संभोग ऊंट से करवाते हैं तो संभोग के तुरंत बाद ऐसे कह सकते हैं मादा को नर से मिलाने के 36 घंटे पश्चात मादा में डिंब का स्खलन होता है। मादा को
नर से मिलाने के 36 घंटे पश्चात मादा का जो डिंब है उसका स्खलन होता है। मादा डिंब का स्खलन होता है। उसी के बाद ही निषेचन की क्रिया होती है। एक जो सांडिनी है या फिर एक मादा है, उसमें जो गर्भकाल है या गर्भकाल की जो अवधि है वो 385 से गर्भकाल 385 से 390 दिन का होता है। जैसे कह सकते हैं ऊंटों के अंदर जो गर्भकाल है वो 385 से 390 दिन का होता है। मुख्यतः 2 वर्ष के अंदर एक ऊंटनी के द्वारा एक बच्चा दिया जाता है। 2 वर्ष के अंदर ऊंटनी है, इसके द्वारा 2 वर्ष में एक बच्चा दिया जाता है। लेकिन सर्दियों के प्रारंभ में अगर प्रजनन करवाया जाता है तो 3 वर्ष के अंतर्गत 2 बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं। देखना कैसे, इनका जो गर्भकाल है वो कितना होता है 385 से 390 दिन, यानी लगभग 13 माह होती हैं। गर्भ अवधि कितनी होती है इनकी? 13 माह होती है। अगर सर्दियों के प्रारंभ में अगर संभोग करवाया जाता है, प्रजनन की क्रिया करवाई जाती है, तो जैसे कि सर्दियां प्रारंभ मुख्यतः अक्टूबर नवंबर में हो जाती हैं। अक्टूबर नवंबर में अगर इस समय ही प्रजनन की क्रिया करवाएं तो जो नेक्स्ट इनका जो ब्याहने का जो समय है या जो इनका जो गर्भकाल है वो अगली साल नवंबर से दिसंबर माह के अंदर पूरा हो जाता है। अब इसको 2 माह पश्चात, ये मादा है, इसको 2 माह पश्चात, अभी सर्दियां समाप्त तो नहीं होती नवंबर दिसंबर, सर्दियां मुख्यतः फरवरी मार्च तक समाप्त होती हैं। 2 माह पश्चात अगर दोबारा इनका प्रजनन करवाया जाता है, दोबारा इनसे प्रजनन करवाया जाता है, तो अगली सर्दियों के लगभग फरवरी या मार्च माह में ये दूसरे बच्चे को जन्म देती है। तो इस तरह 3 वर्ष के अंदर 2 बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर प्रजनन की क्रिया सर्दियों के मध्य में या सर्दियों के अंत में करवाते हैं तो 2 वर्ष के अंदर अपने को केवल एक ही बच्चा प्राप्त होता है। देखो कैसे, जैसे कि प्रजनन की क्रिया जनवरी या फरवरी माह के अंदर कराते हैं। अब ये बच्चे को जन्म है वो फरवरी मार्च के अंदर ही मादा के द्वारा बच्चे को जन्म दिया जाता है। फरवरी व मार्च के बाद सामान्यतः सर्दियां समाप्त हो जाती हैं। अब ये दोबारा जो गर्भ धारण की क्रिया है ये अगले वर्ष ही सर्दियों के अंदर कर पाएगी। इस कारण से 1 साल का गैप पड़ जाता है और 2 वर्ष में केवल एक ही बच्चा दे पाती है। अगर सर्दियों के प्रारंभ में गर्भ धारण की क्रिया की जाती है तो 3 वर्ष के अंदर 2 बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन सर्दियों के मध्य में या सर्दियों के लास्ट में गर्भ धारण की क्रिया की जाती है तो 2 वर्ष में एक बच्चा ही प्राप्त किया जा सकता है। पशुपालक है उसको यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा देने के पश्चात जो बच्चे है उसको 1 घंटे के भीतर ही माँ का पहला दूध पिलाना चाहिए। माँ का जो पहला दूध है उसे बच्चे को 1 घंटे के अंदर ही पिलाना चाहिए। साथ ही पशुपालक को पशु की जेर का ध्यान रखना चाहिए। अगर पशु के द्वारा 12 घंटे के अंदर जेर यदि नहीं गिराई जाती है तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें या सलाह लें। अगर इसके अलावा बात करें जो बच्चे हैं उनकी बच्चों की नाभि में जीवाणुरोधक औषधि लगानी चाहिए तथा हो सके तो विटामिन ए का टीका लगवा देना चाहिए
साथ ही 3 दिन तक क्लोरमैकोनिकल या कोई प्रतिजीवी औषधि बच्चे को 3 दिन तक लगातार देनी चाहिए, जिससे या इस औषधि से बच्चों के अंदर मृत्यु दर है वो काफी कम हो जाती है। तो ये तो थी ऊंटों के अंदर प्रजनन व्यवस्था। अब लास्ट आती है ऊंटों की आवास व्यवस्था। आवास व्यवस्था एक ऊंट को रहने के लिए लगभग 70 से 100 वर्ग फुट जगह की आवश्यकता होती है। ऊंट का आवास है वो ऊंचाई पर होना चाहिए, साथ ही खुली जगह पर होना चाहिए, ताकि वर्षा का जो पानी है वो एकत्रित न हो। साथ ही आवास में छाया का प्रबंध होना चाहिए। बाड़े के अंदर एक नोद होनी चाहिए, जो जिसमें पशु चारा खाता है उसको नोद कहते हैं। ये जो नोद है ये ईंटों से निर्मित व जमीन से लगभग 3 फीट की ऊंचाई पर होनी चाहिए। साथ ही गर्मियों में ऊंट को खुले स्थान पर रखना चाहिए। ये तो थी इसकी आवास व्यवस्था। नेक्स्ट आता है ऊंटों के अंदर होने वाले रोग। ऊंटों में होने वाले रोग। या ऊंटों की सामान्य बीमारियां। ऊंटों में मुख्यतः दस्त, आफरा, पैरों में खुजली, परजीवी प्रकोप, या जब ऊंटों पे जो छोटे छोटे जानवर रहते हैं उनको परजीवी कहते हैं। सर्रा अथवा तिब्सा, जिसको ट्रिपेनोसोनियसिल भी कहा जाता है। एंथ्रिक्स, गलघोंटू, निमोनिया, माता जिसको चेचक बोलते हैं, आदि रोग ऊंटों के अंदर होते हैं। दस्त, आफरा, पैरों में खुजली, परजीवी प्रकोप, सर्रा अथवा तिब्सा जिसको ट्रिपेनोसोनियसिल कहा जाता है, एंथ्रिक्स, गलघोंटू, निमोनिया तथा माता जिसको चेचक बोलते हैं, आदि ऊंटों के अंदर मुख्य रोग होते हैं। तो इसी के साथ अपने चैप्टर है वो समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ।